जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे, एम आई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन? डू इट फास्ट। गुड इवनिंग टू यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलो भाई आ जाओ, शाबाश। सो दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड लेक्चर ऑफ 2D ज्योमेट्री। 2 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो गई हैं, जिनमें हमने बहुत सी चीजें पढ़ ली थी। थोड़ी और चीजें जो बाकी हैं, विल बी कवरिंग ऑल दोज थिंग्स इन दिस क्लास। आ जाइए फटाफट से, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एक बार फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे। जयकारा लगाएंगे क्या? भारत माता की जय। भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे एंड देन विल प्रोसीड विद द क्लास। ये तीसरी कक्षा होने वाली है ना भाई। इसी को 3 बना देते, 0 2 और यहां से घुमा दो, बन गया 3। तो दिस विल बी दी थर्ड क्लास, राइट। चलिए आज की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे? जो चीजें बाकी थी, विल बी कवरिंग ऑल दोज थिंग्स। क्वेश्चन है, ऑर्थो सेंटर द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। ऑर्थो सेंटर कल आपको करवा चुका था। जितने तरह के सेंटर्स थे वो सारी चीजें हम खत्म कर चुके थे, है ना। ऑर्थो सेंटर सवाल देखेंगे एक बारी। जैसा हमने ऑर्थो सेंटर निकालते वक्त ये बोला था आपको कि जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बने वो राइट वर्टेक्स ही ऑर्थो सेंटर होता है। राइट वर्टेक्स इज दी ऑर्थो सेंटर, है ना। अब यहां पर अगर आप गौर फरमाएंगे तो अगर लिखा हुआ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये एक लाइन हुआ। अगर एक्स वाई इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसमें 2 लाइन छिपी हुई है। एक लाइन आपके पास क्या है, x इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन आपके पास क्या है, y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ये दोनों लाइन्स है आपके पास, राइट। x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए? अगर आप ध्यान देंगे तो x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, सब x इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस, और y इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, तो y इक्वल टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस। अगर हम चेक करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 जो लाइन है वो कहीं यहां से गुजरेगी। दैट पर्टिकुलर लाइन विल बी लाइक दिस, है ना। अब जहां पे ये x एक्सिस और y एक्सिस को टच करेगी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 1। हमें इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर पूछा है ना। हमसे इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर मांगा जा रहा है। जहां पे 90 डिग्री बनेगा दैट विल बी द ऑर्थो सेंटर। जहां पे 90 डिग्री बनेगा दैट विल बी द ऑर्थो सेंटर। कहां पे 90 डिग्री बन रहा है, सब ओरिजिन पे 90 डिग्री बन रहा है, 0 0 पे, है ना। तो इसका मतलब ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। अगर ऑर्थो सेंटर मांगा गया है, देयर इज हाई चांस कि राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा। ठीक है, वेरी इजी। आगे देखते हैं। If these and these are the vertices of a triangle ABC, if the centroid of this triangle moves on the line this, then the locus of the vertex C, then the locus of the vertex C की बात करी जा रही है। चलिए जरा चैट ऑफ करता हूं ताकि आपको ये सवाल करा सकूं और समझा सकूं। ध्यान से देखिएगा। पता नहीं ये साथ होमवर्क भी था, होमवर्क था भी तो कोई दिक्कत नहीं, मार्क कर दीजिएगा एक ही साथ में, आपका सही हो जाए। हाँ जी भाई, बोला गया है कि कोई एक ट्राइंगल है इस तरीके से ए, लेट्स से दिस इज ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 -3। बी का कोऑर्डिनेट अपने को दे रखा है कितना, -2 and 1। दिस इज सी, लेट्स से। इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल मूव्स ऑन द लाइन 2x + 3y इज इक्वल टू 1। अच्छा ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 3y इज इक्वल टू 1 - 2x, या y इज इक्वल 1 - 2x, या y इज इक्वल टू 1 - 2x अपॉन में 3। करेक्ट, 1 - 2x अपॉन में 3। दिस इज द थिंग। ये सेंट्रॉइड है,
दिस इज सेंट्रॉइड। मान लीजिए मेरे भाई कि C के कोऑर्डिनेट को आपने क्या बना रखा है, x1 एंड y1। दिस इज x1 एंड y1। अब अगर मैं यहां पे बोलूं आपको x1 y1 क्यों मान रहा है, x y ही मान के कर लेते हैं, x y ही मान के कर लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा, है ना। देखते हैं एक बार सवाल को फिर से पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है कि ए दिस बी दिस, ओके, ए बी अपने को दे रखा है, or the vertices of a triangle ABC, if the centroid of this triangle moves on the line 2x plus 3y, then the locus of the vertex C is the line. Okay, locus of the vertex C is the line. हमें यहां पे वैल्यू पुटिंग का यूज करना पड़ सकता है। लेट्स से कि अगर C के कोऑर्डिनेट को अपन ने मान रखा है x1 एंड y1, लेट्स से हमने x1 एंड y1 मान रखा है, ठीक है। यहां पर अपन क्या बोल सकते हैं कि x1 प्लस टू माइनस टू की अगर हम बात करेंगे, -2 क्योंकि -2 है यहां पे, अपॉन 3 की जो वैल्यू है ये कितनी है, x के बराबर है। दिस इज इक्वल टू x। सेंट्रोइड के x कोऑर्डिनेट को हमने x ही माना है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम ये रखेंगे, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट, है ना, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट। यहां से क्या हो रहा है, इससे ये कट गया, x1 की वैल्यू क्या आ रही है, 3x के बराबर आ रही है, x1 इज इक्वल टू 3x, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस अगर हम लेकर के चलें, हमने क्या बोला, -3 + 1 + y1 अपॉन में 3 जो है, दिस इज इक्वल टू 1 - 2x अपॉन में 3। इससे ये कट गया, 1 से 1 भी कट जाएगा, क्या रहा है कि -3 + y1 जो है, दिस इज इक्वल टू माइनस का 2x, दिस इज इक्वल टू माइनस का 2x, या y1 इज इक्वल टू 3 - 2x। x1 और y1 की वैल्यू अपने को पता चल रही है, x1 और y1 की वैल्यू क्या आ रही है, x1 इज इक्वल टू 3x, y1 इज इक्वल टू 3 - 2x, ठीक है। दैट मीन्स इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम केवल x के टर्म में बात करें तो दिस इज 3x एंड दिस इज 3 - 2x। अब क्या बोला गया है, देन द लोकस ऑफ द वर्टेक्स C इज द लाइन। अब अगर लोकस की बात करी जा रही है, दैट मीन्स जो भी गिवन लाइन है वही वर्टेक्स C से पास कर रहा है, दैट पार्टिकुलर लाइन पासिस थ्रू द गिवन वर्टेक्स। हम अब क्या करेंगे, ऑप्शन में इसको पुट करेंगे, x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 3x, x की जगह पे विल बी डूइंग 3x। डायरेक्ट हो सकता है क्या, x की जगह पे 3x डालेंगे और y की जगह पे 3 - 2x डालेंगे, लेट्स चेक। लेकिन इससे आएगा कैसे यार, कहां दिमाग है, पता नहीं, मेरा बुद्धि काम नहीं कर रहा आज, पता नहीं क्या कर रहा हूं मैं। इससे मिलेगा क्या, हाउ वुड आई गेट विद दिस, क्या सॉल्व करके करेंगे इसको। क्या मिल के आएगा भाई, क्या मिस आउट कर रहा हूं, कहां मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा इतने आसान सवाल में।
A is equal to this, B is equal to this, the vertices of a triangle ABC. If the centroid of the triangle moves on the line this, then the locus of the vertex C is the line. भाई मैं इस सवाल को थोड़ी देर के लिए यहां छोड़ रहा हूं, मैं करवा दूंगा, ठीक है। अरे x की वैल्यू निकाले कुछ मतलब नहीं है ना, x की वैल्यू निकाले कुछ मतलब नहीं है, मैं करवा दूंगा, आज ही आज मैं करवा दूंगा। थोड़ी देर के लिए सवाल को भूलते हैं यार, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। ये आपको होमवर्क दिया था, पहले ये मार्क करो, छोड़ो उसको। ये होमवर्क दिया था ना, पहले ये मार्क करो, मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। ये होमवर्क दिया, जल्दी से मार्क करेंगे। The acute angle which the perpendicular from origin on the line 7x minus 3y makes with the x axis। देखिए बोला ये जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि कोई अक्यूट एंगल जो परपेंडिकुलर बन रहा है इस पार्टिकुलर लाइन पे, कहां से, ओरिजिन से, वो एंगल क्या होगा। बेसिकली सिंपल सी बात ये है कि इफ दिस इज द कार्टेशियन प्लेन, सिंपल सी बात यह है, इफ दिस इज द कार्टेशियन प्लेन, तो कोई जो लाइन जा रही है वो लाइन यहां से जा रही है, वो लाइन जो है यहां से जा रही है, यहां से कोई एक परपेंडिकुलर बना इस लाइन पे, इस लाइन पे कोई एक परपेंडिकुलर बना है ना इस तरीके से, और ये एंगल बना रहा है लेट्स से अल्फा। ये एंगल क्या बना रहा है, अल्फा बना रहा है, ठीक है। ये अल्फा एंगल क्या है, इसी के बारे में बोला गया। अक्यूट एंगल यही बन रहा है यहाँ पे। कैसे निकालेंगे, आपको कल मैंने पढ़ाया था नॉर्मल फॉर्म। अगर हम इसका नॉर्मल फॉर्म निकालने जाएंगे तो नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका 7x माइनस 3y अपॉन में रूट अंडर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 4 अपॉन में रूट अंडर 58। 49 और 9 58 ही तो होता है। क्या बन गया, 7x अपॉन में रूट अंडर 58 माइनस 3y अपॉन में रूट अंडर 58 इज इक्वल टू 4 अपॉन में रूट अंडर 58। अब यहां पर अगर आप गौर फरमाएंगे, अगर आप यहां पे गौर फरमाएंगे, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो रही है, कॉस अल्फा की वैल्यू हो रही है 7 अपॉन में रूट 58, और साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो रही है, तो साइन अल्फा की वैल्यू हो रही है मेरे भाई -3 अपॉन में रूट 58। अच्छा, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री ध्यान से पढ़ी है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री ध्यान से पढ़ी है तो आपने ये चीज जरूर पढ़ी होगी कि ये जो कॉस माइनस थीटा होता है वो क्या हो जाता है, कॉस थीटा के बराबर हो जाता है, और साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर हो जाता है। कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। आपने ये चीज पढ़ी होगी। यहां पर आप वही देख रहे हैं कि कॉस अल्फा जो है वो पॉजिटिव आया और साइन अल्फा जो है वो नेगेटिव आया है। दैट मीन्स हमारा अल्फा क्या है, नेगेटिव है। कॉस माइनस अल्फा कॉस अल्फा ही रह गया, और साइन माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा हो गया। अब यहां पे ऑप्शन में दिख रहा है 0 पॉजिटिव बट नॉट π/4, नेगेटिव π/4। आपका एंगल क्या आया, नेगेटिव आया। आंसर विल बी चार्ली। मेरे को लग रहा है मोस्टली बच्चों ने इसमें बिना सॉल्व किए डेल्टा मार्क किया होगा, फॉर श्योर। मोस्टली बच्चों ने बिना सॉल्व किए डेल्टा मार्क किया होगा। अरे दादा, पॉजिटिव बट नॉट अल्फा, पॉजिटिव कैसे आ रहा बाबू, आपका साइन अल्फा नेगेटिव दिख रहा है। यहां पे साइन अल्फा की वैल्यू जो आई है वो नेगेटिव आपको दिख रही है, कॉस अल्फा आपको पॉजिटिव दिख रहा है। तो एंगल पॉजिटिव कैसे हो सकता है, जस्ट बिकॉज कि ये थोड़ा बड़ा ऑप्शन था तो ये आंसर हो जाएगा। आधे लोगों ने तो यही सोच के मार्क किया होगा, आधे लोगों ने यही सोच के मार्क किया होगा कि अरे ये बड़ा है यही, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। चलिए आगे देखिए। इफ द पॉइंट इज सेम, अब इसके लिए जरा आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूं। इस सवाल के लिए जरा आपको एक मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूं, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, तब आप वो सवाल कर पाएंगे। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन। ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास कोई लाइन है जिसका इक्वेशन है ax प्लस by
प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारे पास कोई एक लाइन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। और कोई पॉइंट हमने कंसीडर किया है, लेट्स से कोई एक पॉइंट हमने कंसीडर किया है, पॉइंट है हमारे पास अल्फा बीटा। अब समझिए, अगर ए अल्फा बी बीटा प्लस सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट पी है ना, वो कहां है? अबव दी लाइन, अबव दी लाइन। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, तो इसका मतलब क्या होता है? बिलो दी लाइन, लाइन के नीचे कहीं लाई रही है। ठीक है, अगर इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब क्या होता है? ऑन दी लाइन। बात समझ में आ गई? यही होता है पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। जहां पे भी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट करने पे जो ओवरऑल वैल्यू बनेगी, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो आप क्या बोलेंगे कि वो लाइन के ऊपर लाई कर रही है, लाइन के नीचे लाई कर रही है, और लाइन पर ही लाई कर रही है, मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इफ द पॉइंट दिस एंड दिस वर टू बी ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन दिस, देन ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? चलो अब दिमाग लगा के अगर सॉल्व कर सकते हो तो करो। आई एम गिविंग यू 90 सेकंड्स। गिव इट अ ट्राई लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अ ट्राई। बोथ साइड, बोथ सेम साइड पे होने चाहिए, मतलब आपको ऊपर नीचे दोनों केसेस कंसीडर करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। हिंट दे दिए, बाकी तुम समझ सकते हो। कर लिए? देखिए हम क्या करेंगे, दोनों केसेस लेकर के चलेंगे। बोथ लाइन, बोथ पॉइंट्स अबव द लाइन, बोथ पॉइंट्स अबव दी लाइन, दोनों पॉइंट्स लाइन के ऊपर होने चाहिए। बोला ठीक है भाई। पहला पॉइंट अगर हम ये चेक करें तो 3 इंटू 1 3 माइनस 5 टू जा 10 प्लस ए, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। 3 में से 10 गया, -7 प्लस ए इज ग्रेटर देन 0 या ए इज ग्रेटर देन 7, ये कंडीशन आया। दूसरा अगर पुट करेंगे तो 3 3 जा 9, 5 4 जा 20 -20 प्लस ए, दिस इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। 9 में से 20 गया, -11 प्लस ए इज ग्रेटर देन 0, ए इज ग्रेटर देन 11। अब जरा समझिए, अगर आप इन दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करते, एक जगह आपने 7 लिखा, एक जगह आपने 11 लिखा, दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होने चाहिए ना, तभी तो दोनों पॉइंट्स लाइन के ऊपर लाई करेंगे। दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हुए। पहला क्या बोल रहा है कि ए की वैल्यू 7 से बड़ी होनी चाहिए। 7 से बड़ी का मतलब ये पूरा एरिया इनफाइनाइट तक। दूसरा क्या बोल रहा है कि 7 ए की वैल्यू 11 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब इधर का। हमें चाहिए कि दोनों कंडीशन एक साथ ही सेटिस्फाई हो जाए, दोनों कंडीशन एक साथ ही सेटिस्फाई हो जाए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कौन सा एरिया है जहां पे दोनों कलर दिख रहे हैं, मतलब ब्लू कलर भी दिखे और ऑरेंज कलर भी दिखे, ब्लू और ऑरेंज दोनों दिखे, ब्लू और ऑरेंज दोनों दिखे। बताएंगे जरा। आप बोलेंगे भैया 11 से आगे वाले सारे, बस ए इज ग्रेटर देन 11 एक ही जगह दिख रहा है, दिस विल बी दी आंसर। जब बिलो वाला भी कंसीडर करेंगे तो ऑब्वियसली वही आएगा, ए की वैल्यू लेस देन 7 वाला केस आएगा और कुछ नहीं आएगा। डेल्टा विल बी द आंसर। केवल 32.82। चमगादड़ हो तुम लोग। दिक्कत ये है ना कि तुम लोग कोई अपने हिसाब का मेथड बना के चल रहे हो, हैं? कोई एक अपने हिसाब का ही मेथड बना के चल रहे हो, और उसी में घूमे जा रहे हो। ये देखने में अच्छा लग रहा है, यही आंसर होगा। ऐसा नहीं होता है, जो देखने में अच्छा लगता है वो अच्छा ही हो जाता है। कुछ भी करे जा रहे हो तुम लोग। हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइंग द पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस। अब यहां पे एक आपको आरआर मेथड देता हूं पहले मैं।
ठीक है, पहले एक आरआर मेथड देता हूं, फिर उसके बाद आप उस सवाल को कीजिएगा। ध्यान से देखिए, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इक्वेशन ऑफ अ लाइन passes through intersection of two lines क्या हो जाता है, L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0। L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0। इसको पिंक डब्बे में बंद कर लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है, यूज होगा आगे जाकर के। एक तो ये जो आरआर मेथड आपको दिया, यू कैन यूज दिस, डी ऑप्शन नहीं होगा, चेक अगेन, तुम्हारे कहने से नहीं होगा डी ऑप्शन, तुम्हारे कहने से नहीं होगा डी ऑप्शन, नशे में हो आयुष्मान तिवारी, हैव यू लॉस्ट योर माइंड, डी ऑप्शन चेक। ये जब पहला ही आपने यहां पे क्लियर कर दिया है कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 11 होनी चाहिए, तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन 11 हो गई, ए की वैल्यू या तो लेस देन 7 और ए की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 11 हो, डी ऑप्शन चेक। बोथ लाइन अबव द लाइन करवा दिया है ना, बोथ पॉइंट्स बिलो द लाइन अब करवाता हूं, बोथ पॉइंट्स बिलो द लाइन, बोथ पॉइंट्स बिलो दी लाइन। क्या फर्क आएगा इसमें, इसमें फर्क ये है कि बस ये ग्रेटर देन 0 की जगह लेस देन 0 आप लिख दोगे, यानी कि -7 प्लस ए की जो वैल्यू वो लेस देन 0 है, तो ए इज लेस देन 7। दूसरा केस यहां पे क्या आएगा कि -11 प्लस ए की वैल्यू लेस देन 0 है, तो इसका मतलब ए इज लेस देन 11 होगा। नंबर लाइन पे आओ, यहां पे तुमने 7 पुट किया, यहां पे 11 पुट किया, एक एरिया ये बना रहा है और एक एरिया ये बना रहा है, कॉमन एरिया कौन सा हुआ, ये हुआ, यानी कि ए की वैल्यू लेस देन 7 होनी चाहिए। हो गया सॉल्व, इधर a इज लेस देन 7 और a इज ग्रेटर देन 11। नशे में बैठे हो इधर, देखिए ये आरआर मेथड ध्यान में रखिएगा हमेशा कि कभी भी अगर आपसे सवाल पूछे इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन से रिलेटेड, अब ये जो मेथड है ना बाबू सिर्फ यहीं पे काम नहीं करेगा, आगे जाकर के जब आप 3D पढ़ेंगे, जब आप सर्कल्स पढ़ेंगे, जब सर्कल पढ़ेंगे वहां पे भी यही यूज होगा। अगर आपसे पूछा जाए इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल, ऐसा ही कुछ मेथड वहां पे भी आएगा। तो इस आरआर मेथड को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे ये एक सवाल है, देखिए अब ये सवाल बिना आरआर मेथड के ज्यादा इजी होगा, बिना आरआर मेथड के सवाल ज्यादा इजी होगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। मैं बता देता हूं आपको, आरआर मेथड का भी यूज बताऊंगा, परंतु दूसरे सवाल में आरआर मेथड का यूज आपको बता दूंगा। आरआर मेथड का यूज मैं दूसरे सवाल में बता दूंगा, इसको सिंपली पहले कर लेते हैं। लिखा हुआ क्या कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3, 5 टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस। देखो एक तरीका क्या हो सकता है, पहले सवाल को पढ़ो एक बार। इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3, 5 टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइन। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं एक बार, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। इसमें पूरे में हम एक बार 3 से अपने मन से मल्टीप्लाई करते थे। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। मतलब एक लाइन हमारे पास है 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, और दूसरी लाइन है क्या कि 12x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। अगर हमने जोड़ा तो इससे ये कटा 12 7 19x इज इक्वल टू 19x की वैल्यू क्या हो गई, 1 के बराबर होगी। अब किसी भी एक इक्वेशन में 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अगर x की जगह पे यहां पे आपने 1 डाला तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3y इज इक्वल टू 16। 3y इज इक्वल टू 7 में से 16 जाएगा तो माइनस का 9, या y इज इक्वल टू -3। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने को क्या मिला बबुआ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने को मिल रहा है 1 - 3। अब आपके पास एक पॉइंट यहां पे है, दूसरा पॉइंट यहां पे, दीज आर 2 पॉइंट्स। क्या हम उस लाइन के इक्वेशन निकाल सकते हैं जो इन दोनों से पास कर रहा है? बिल्कुल निकाल सकते हैं हम। y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1, यानी कि y माइनस 5 अपॉन में
x माइनस 3 इज इक्वल टू y2 माइनस i1, माइनस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 8, x2 माइनस x1, एक में से 3 गया तो माइनस 2, इससे ये गया, इससे गया, 4 बार में। फाइनल वैल्यू क्या बन रही है, y माइनस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 12। सबको एक साइड अगर लेकर के चले जाए तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, 4x माइनस वाई माइनस 12 प्लस 5, माइनस 12 प्लस 5 क्या हो जाएगा बाबू, माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। चार्ली विल बी दी आंसर। ठीक है, ये इसका बेसिक मेथड है करने का। इस सवाल के लिए ये बाकायदा इजी पड़े, क्योंकि ये सवाल मैंने पहले भी करवाया है पिछले बैच में, तो उससे पता है मेरे को। अच्छा, आंसर मार्क करोगे, मार्क कर दो, वरना रोगे तुम बाद में। आरआर मेथड में दूसरे सवाल से आपको अप्लाई करवा के सिखा दूंगा, डोंट वरी, सिखा के ही जाऊंगा, डोंट वरी बाबू, सिखा के ही जाऊंगा मैं। मैं लिखूं तू आ जाए, मैं बैठ लिखूं तू आ बैठे। एक बार वो स्टार्टिंग वाला सवाल को देखे क्या, जो फंस रहा था। आई एम गेटिंग सम आइडिया अबाउट दैट, आई एम गेटिंग सम आइडिया अबाउट दैट। सबको अगर हम इरेज करते हैं, सबको इरेज करते हैं, सबको ही इरेज करते हैं। ये सवाल फंसा हुआ था अपना ना, ये दिमाग शांत नहीं हो जाता कि इसको क्लियर नहीं करूंगा। देखिए, चलिए, अगर हम यहां पे सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता, x1 प्लस 2 माइनस 2 अपॉन में 3, इससे ये कट जाता। ठीक है, और क्या होता, y1 माइनस 3 प्लस 1 अपॉन में 3, यानी कि y1 माइनस 2 अपॉन में। अब ये सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाता है, x1 बाई 3 है ना, और ये हो जाता y1 माइनस 2 बाई 3। करेक्ट। अगर ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट है, तो जो सेंट्रॉइड का लोकस अपने को दे रखा था उसको सेटिस्फाई करते हैं, उसको सेटिस्फाई करते। जी हां साहब, करते। तो बस हम वही करेंगे। इसमें अगर ये वैल्यूज पुट कर दे, x की जगह हमने x1 बाई 3 पुट किया, तो क्या हो जाता, 2x1 बाई 3 प्लस y की जगह पे तुम क्या पुट कर दोगे, y1 माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 1। इससे ये गया। अच्छा, पूरे इक्वेशन में अगर अपन 3 से मल्टीप्लाई कर दें, पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या हो जाएगा, 2x1 प्लस 3y1 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। मतलब यहां से क्या बन के आया है, 2x1 प्लस 3y1 इज इक्वल टू 9। अब ये x1 y1 को आप बस xy से, x1 y1 को बस आप क्या करेंगे, आप xy से रिप्लेस कर देंगे, ताकि वो एग्जैक्ट एक इक्वेशन बन जाए। x1 y1 क्या था, x1 y1 ये कोऑर्डिनेट था, राइट, x1 y1 ये कोऑर्डिनेट था। मतलब कोई एक लाइन ऐसी बन के आई है, एक कोई लाइन ऐसी बन के आई है जो इससे पास हो रही है। इसका मतलब ये हुआ ना कि 2xy प्लस 3y1 इज इक्वल टू 9। अब x1 y1 को बस आप xy से रिप्लेस कर दीजिए, यानी कि फाइनल आंसर क्या होता है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये आपका आंसर हो जाता। सुकून, दिमाग खटक रहा था मेरे कब से, यार कैसे नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, कहां ध्यान है। इसका आंसर मार्क कर दिया सबने, हो गया था। चलिए, अब जैसे ये सवाल है, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड पैरेलल टू द लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 आएंगे इस सवाल पे। उससे पहले हम जरा एंगल बिटवीन टू लाइन्स वगैरह समझ लेते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइन्स वगैरह को जरा समझ लेते हैं। देखिए जरा ध्यान से, अगर हमने बोला कि हमारे पास कोई एक लाइन है y इक्वल टू m1x प्लस c1, और दूसरी लाइन हमारे पास क्या है, y इक्वल टू m2x प्लस c2। इनके बीच का जो एंगल है, लेट्स से वो थीटा है,
इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा एलएच से। तो जो एंगल निकालने के लिए आपको रिलेशन याद रखना वो क्या है कि tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। दिस इज द रिलेशन जो आपको ध्यान में रखना। अच्छा, अब यहां से दो तीन चीजें आप जरा ध्यान में रखिएगा अपने, कि अगर लाइन परपेंडिकुलर है, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, पहले पैरेलल का केस लिखते हैं। इफ लाइन्स आर पैरेलल, अगर लाइन्स पैरेलल है तो पैरेलल का मतलब क्या होगा कि उनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। उनके बीच का एंगल 0, और tan 0 की वैल्यू क्या होती है सर, tan 0 की वैल्यू तो 0 होती है। अगर इसको अपने को 0 बनाना है, m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2 का अगर 0 बनाना है तो आपके न्यूमरेटर को 0 करना पड़ेगा। तो आपने क्या बोला कि लाइन्स आर पैरेलल, दैट मींस m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0, हेंस m1 इज इक्वल टू m2, यानी कि दोनों का स्लोप सेम होगा। अच्छा, यही पे एक चीज और आप समझिएगा कि अगर लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में दिया रहता, इन दोनों लाइंस का इक्वेशन कुछ ऐसा दिया हुआ रहता, मान लीजिए कि एक लाइन आपके पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर इस केस में आपको उन दोनों लाइन को चेक करना होगा कि आर दे पैरेलल। अगर वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तो हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे मेरे भाई कि a1 बाई a2 जो होगा, दिस विल बी इक्वल टू b1 बाई b2 एंड दिस विल नॉट बी इक्वल टू c1 बाई c2। जहां पे इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाएगा वो फिर कोइंसाइडिंग लाइंस हो जाएंगी, वो एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनके बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री है, tan 90। और tan 90 अगर आप ट्रिग्नोमेट्री याद है तो डिनोमिनेटर में क्या बनता है, सब डिनोमिनेटर में वहां 0 बन जाता है। दैट मींस 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0, या m1 m2 इज इक्वल टू -1। जहां पे भी आप देखेंगे कि दो लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो रहा, -1 के बराबर हो रहा, आप बोलेंगे कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर। इससे सवाल आए थे इस बार के पेपर में। अच्छा, अब हर जगह जरूरी नहीं है ना कि आपको स्लोप वाले फॉर्म में ही इक्वेशन दे आप m1 m2 करके निकाले, या दूसरे फॉर्म में दे तो आप स्लोप में कन्वर्ट करेंगे वगैरह वगैरह करके निकालेंगे, नॉट नेसेसरली। सिंपलेस्ट तरीका यह है कि जहां पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू अगर 0 बन रहा है, a1 a2 प्लस b1 b2 अगर 0 बन रहा है तो आप फटाक से बोलिएगा कि दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, दिस टू लाइंस आर परपेंडिकुलर लेडीज एंड जेंटलमैन, हमेशा इस चीज को ध्यान में रखेंगे। पहले तो ये देखिए, द एंगल बिटवीन द लाइंस 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जब भी कभी आपसे लाइन के बीच का एंगल पूछा जाए, एक बार क्विकली चेक करिएगा कि कहीं वो परपेंडिकुलर या पैरेलल के कंडीशन को तो नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमने वही किया, यहां पे जैसे ही देखा कि दो लाइन है, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 इंटू 2, -2 साबिया कट के 0 आ गया, यानी कि a1 a2 प्लस b1 b2 अगर बना है तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसमें होपफुली कोई समस्या नहीं है। अच्छा, ऐसा ही कुछ सवाल इस बार के पेपर में आपसे पूछे गए थे, इससे मिलता जुलता ही। द लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p1 एंड x cos बीटा प्लस y sin बीटा इज इक्वल टू p2 विल बी परपेंडिकुलर इफ। इस सवाल का जवाब जरा देना। चलिए, इस सवाल का जवाब मैं चाहता हूं कि तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ चुके हो तुम लोग ना। आई एम जस्ट गिविंग यू 60 सेकंड्स फॉर दिस क्वेश्चन, आई एम जस्ट गिविंग यू 60 सेकंड्स, गिव इट अ ट्राई। क्लास लेने में मजा आ गया सर, अरे क्लास तो चल ही रहे हैं। वाई यू मल्टीप्लाइड बाय 3, ताकि डिनोमिनेटर से 3 कट जाए। 3 से मल्टीप्लाई क्यों करा, ताकि डिनोमिनेटर से 3 कट जाए। बाबू, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे हुआ सर? बाबू, लीनियर इक्वेशन प्लीज पढ़ो जा करके, हिंदी में भी रिपीट कर समझ नहीं आता। हम जानते हैं कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट, पर जब समझ ही नहीं आएगा तो करेंगे कैसे करेंगे। हिंदी में भी बता दिया करो जो भी आप पढ़ाई करो। क्वेश्चन बाबू, मैं क्वेश्चन हिंदी में टाइप करवा के नहीं ला सकता, आप समझिए। कॉस माइनस थीटा पाई माइनस थीटा होता है ना सर? बाबू नहीं होता, कॉस माइनस थीटा का मतलब माइनस कॉस थीटा होता है।
कुछ हेल्प करिए। समीक्षा तिवारी बाबू, घर पे आके हम रिवीजन थोड़ी करवाएंगे, आप एक्सक्यूजेस दीजिए, आप एक्सक्यूजेस दीजिए। कोई बच्चा ऐसा है जो रिवीजन भी कर रहा है, कोई बच्चा ऐसा है जो रेगुलर क्लासेस भी अटेंड कर रहा है, जरूरत पड़ने पे स्कूल भी जा रहा है, आप एक्सक्यूजेस दीजिए। कोई बच्चा ये कर लेगा सब कुछ, ठीक है। डोंट गिव मी एक्सक्यूजेस, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं कैसे करें। तो मैं सिंपल सी बात बताइए, स्कूल जाना बंद कर दो। अगर स्कूल जाना है, स्कूल जा रहे हो तो हफ्ते में 2 से 3 दिन स्कूल जाओ बस, ठीक है। हर रोज स्कूल जाने की जरूरत है नहीं। देखेंगे जरा, अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, आप ऐसे ही बोलेंगे ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0 के बराबर होगी। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है साहब? ये हो जाता है कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि अल्फा माइनस बीटा कितना है? 90 डिग्री के बराबर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तुमने पढ़ लिया है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री खत्म। 90 डिग्री को आप क्या बोलते हैं? π/2 बोलते हैं। दिस विल बी द आंसर। अगर ये गलत हुआ होगा, थुराओगे तुम लोग सब के सब। केवल 44% लोगों का सही हुआ, क्यों बाबू? इतना आसान सवाल केवल 44% लोगों का सही हो रहा, क्यों? दिस इज वेरी इजी राइट? वेरी इजी। कैसे गड़बड़ हो रहा है ऐसा? थोड़ा ध्यान से करिए ना चीजों को, जल्दबाजी किस बात की है? 60 सेकंड वॉज गुड इनफ टाइम फॉर दैट, है ना? 60 सेकंड वॉज गुड इनफ टाइम। थोड़ा सा कैलकुलेशन को स्पीड रखिए अपने, गड़बड़ मत करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर इफ, अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, पहले तो समझिए, कई बारी चीजों को ना, कई बारी ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी और आसान किया जा सकता है। ऑप्शन एलिमिनेट करके चीजों को आसान किया जा सकता है। कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करके चीजों को आसान किया जा सकता है? हमने अगर पढ़ा है परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन, बाबू अगर हमने परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन पढ़ा है तो क्या पढ़ा है? a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। क्या हमने वहां पे कहीं भी ग्रेटर देन लेस देन का कंडीशन पढ़ा है ना? क्या हमने ग्रेटर देन लेस देन का कंडीशन पढ़ा है? नहीं पढ़ा है सर। तो इसका मतलब ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते। अब या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो वही a1 a2 प्लस b1 b2 के कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। हमने वही बोला कि अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 2, यानी कि 1 इंटू 2 सिंपली 2, a माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1, a माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। ए होगा a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। क्या आया है? ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2। अब इसके आगे का काम आप ऑप्शन से करिए, इसके आगे का काम आप ऑप्शन से करिए। कैसे? पोल चाहिए, लो भाई पोल। लिखा हुआ क्या कि a इज इक्वल टू -1। एक बार -1 पुट करके देखते हैं यहां, एक बार -1 पुट करके देखते हैं यहां पे। हमने क्या डाला? -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर -1 -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाता है, इंटू में -2 यानी कि -2। दिस इज इक्वल टू RHS, मतलब a इक्वल टू -1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आंसर इज, इस बार के पेपर में NDA 1 2025 में इस पे बेस सवाल पूछा गया था और फिर से पूछा जा सकता, ठीक है। डेल्टा विल बी द आंसर। ए लगा दो, इतना मारेंगे तुमको। कौन है ये? प्रीति सिंह। मार मार के भूत बना देंगे तुमको। दिमाग लगा रही है, सबका अल्फा मार्क कर दो, है और कोई डेल्टा मार्क करके बैठी हो। If the angle between the line this and this is π/4, then the value of k is what? देखिए बोला गया है कि अगर इन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है π/4 है, यानी कि 45 डिग्री है, यानी कि 45 डिग्री है, तो k की वैल्यू क्या है? ध्यान से देखिएगा। अगर एंगल 45 डिग्री है मेरे भाई, इफ द एंगल इज 45 डिग्री, इफ
द एंगल इज 45 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे, कि सबसे पहले तो इसको लेकर के आइए y इक्वल टू mx प्लस सी वाले फॉर्म में। हमने इसको लिख दिया y इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस 8, और इसको क्या लिख दिया, y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 5। m1 की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, m1 इज इक्वल टू माइनस के, m2 इज इक्वल टू माइनस 3। tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू m1 माइनस m2, माइनस के माइनस माइनस प्लस का 3, माइनस के माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, है ना, m1 माइनस m2 होता, अपॉन में 1 प्लस m1 m2 माइनस के इंटू माइनस 3 के करे, दिस विल बी सिंपली 3 के। अच्छा, tan पाई बाई 4 क्या होता है साहब, tan पाई बाई 4 तो 1 हो जाता है, तो 1 इज इक्वल टू माइनस के प्लस 3 अपॉन में 1 प्लस 3 के। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 3 के इज इक्वल टू 3 माइनस। अगर एक साइड में लेकर के आप आ गए तो आप बोलेंगे कि 4k इज इक्वल टू 3 में से 1 गया 2 एंड k इज इक्वल टू 1/2। चार्ली विल बी द आंसर। गलती से डेल्टा तो नहीं मार्क कर दिया, फ्लो में डेल्टा तो नहीं मार्क कर दिया बाबू, चार्ली आंसर होगा, जल्दी से मार्क करो। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। गुड इनफ। एक बेटा लाइन पहले। अब यहां पे आपको एक बहुत प्यारी चीज बताता हूं, ऐसे सवाल पेपर में पहले भी पूछे गए और फिर से पूछे जाएंगे, ऐसे सवाल पेपर में पहले भी पूछे गए हैं और फिर से पूछे जाएंगे, बहुत ध्यान दीजिए। बोला गया क्या है, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द लाइन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। जब भी कभी, सुन लीजिएगा बातों को, जब भी कभी किसी लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन आपसे पूछा जाए, जब भी कभी किसी लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन अगर आपसे पूछा जाए तो आप ज्यादा कुछ मत कीजिएगा, एज इट इज उसी लाइन की इक्वेशन को लिख दीजिएगा। 3x माइनस 4y है तो 3x माइनस 4y, बस एक कांस्टेंट बदल दीजिएगा, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। यानी कि जिस लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है मेरे भाई, जिस लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है वो क्या होगा, वो कुछ ऐसा होगा, 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब लैम्डा की वैल्यू निकालने का हिंट कुछ ना कुछ पेपर में गिवन रहता है, क्वेश्चन में गिवन रहता है। जैसे यहां लिखा हुआ है कि दैट विल पास थ्रू 2 माइनस 3, बोला ठीक है भैया, दैट विल पास थ्रू 3, x की जगह हमने 2 डाला, माइनस 4, y की जगह हमने माइनस 3 डाला, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, 3 दूनी 6 प्लस का 12 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 18। लैम्डा की वैल्यू क्या आई है, माइनस 18 के बराबर आई है। तो बस ये वैल्यू लैम्डा की उठा के यहां डालिए और आपका इक्वेशन क्या बन जाता, 3x माइनस 4y माइनस 18 इज 0, यानी कि 3x माइनस 4y की वैल्यू क्या हो जाती, 18 के बराबर हो जाती। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 18, डेल्टा आपका यहां पे आंसर होता। बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी है ना। सोना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जतन बाद में कर लेंगे। लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। अब देखिए, जैसा पैरेलल के केस में हमने पढ़ा, बहुत ध्यान से इस चीज को भी देख लीजिएगा, कि जैसा पैरेलल के केस में हमने पढ़ा कि एज इट इज उसी इक्वेशन को लिख दीजिए, एज इट इज उसी इक्वेशन को लिख दीजिए, है ना। परपेंडिकुलर वाले केस में क्या होता है, पवन से क्या एक सौ पढ़ लो, गा देंगे लास्ट में। परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है, आप एक्स वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दीजिएगा और बीच का साइन रिवर्स कर दीजिएगा, ठीक है। एक्स वाई के कोफिशिएंट को चेंज कर दीजिएगा और बीच का साइन रिवर्स कर दीजिएगा।
जैसे लिखा हुआ है, क्या आपके पास जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर अगर बोला गया है तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स वाई के कोफिशिएंट को बदलिए, मतलब कि आप कर देंगे यहां पे 3x 2y, इधर माइनस है ना, बीच में प्लस लगा दीजिए, है प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, दिस इज द थिंग, 3x प्लस 2y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, है ना। अब लैम्डा की वैल्यू निकालने का हिंट ढूंढिए कहां है, तो लैम्डा की वैल्यू निकालने का हिंट है कि 4 माइनस 2 से पास कर रहा है, तो हमने वही किया, 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू माइनस 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, 12 माइनस 4 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू -8। लैम्डा की वैल्यू क्या आई है, -8 आई है। दैट मीन्स हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ रहा है, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 3x प्लस 2y माइनस 8 इज 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी दी अल्फा विल बी द आंसर लेडीज, वेरी इजी, वेरी इजी। जरा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस की बात करें, जरा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस की बात कर लें, समझिए जरा, अगर लाइंस पैरेलल हैं, अरिजीत सिंह, अरिजीत राजपूत, अरे दादा काय करतोस तुझ्या, चलो आ जाओ इधर। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन की बात करें तो अगर हमारे पास दो लाइन है ऐसे ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0, इनके बीच के डिस्टेंस को अगर हम d से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे भाई, c1 माइनस सी टू अपॉन में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा हमेशा कि पैरेलल लाइन के जो इक्वेशंस होते हैं, पैरेलल लाइन के जो इक्वेशन होते हैं, जो एक्स वाई के कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना, वो प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। तो हमें सबसे पहले उनको इक्वल करना पड़ता है। जैसे अगर एक इक्वेशन हमारा यहां पे दिया रहता, फॉर एग्जांपल, या फिर एग्जांपल क्या देना, सवाल डाला था शायद, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। देखिए जैसे ये सवाल है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू गिवन लाइंस, इनके बीच का डिस्टेंस अपने को निकालना है। अगर आपने देखा क्या कि भैया एक लिखा हुआ 5x प्लस 3y माइनस 7, एक लिखा हुआ 15x प्लस 9y प्लस 14, कैसे करें, कैसे करें, किसको ए माने किसको बी माने, क्या करना पड़ेगा आपको, आपको करना पड़ेगा 5x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 15x प्लस 9y प्लस 14 इज इक्वल टू 0 अगर लिखा हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, हमें सबसे पहले एक्स वाई के कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। कैसे कोफिशिएंट को सेम करेंगे, या तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 15x 9y बन जाएगा, या तो इसमें 3 से डिवाइड कर दिया, आपकी मर्जी। हमने अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मान लीजिए, तो ये क्या हो जाता, 15x प्लस 9y माइनस 21 इज इक्वल टू 0, और इधर अपने पास क्या है, 15x प्लस 9y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब किसी को भी C1 मानिए किसी को भी C2 मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मॉड के अंदर जाएंगे तो बात बराबर ही हो जाएगा। एक खटोला, अरे बाद में गालेंगे तुम्हारा एक खटोला बाबू। अगर आपने इसको C1 कंसीडर किया, इसको C2 कंसीडर किया, कोई दिक्कत नहीं है। C1 माइनस C2 माइनस 21 माइनस 14 अपॉन में रूट अंडर 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, है ना, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, 21 4 25 10 35, इसको सिंपली लिख दीजिए 35, ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 5 और 1 6, 8 2 10 का 0, 8 2 10 का 8 2 10 का 0, कैरी एक 8 2 10, क्या कर रहा हूं भाई मैं, 5 और 1 6, 8 2 10 का 0, कैरी एक 2 और 1 3, 306। 306 को जरा ब्रेक करते हैं, 306 को जरा ब्रेक करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 एकम 2, 2 5 10, 53, 5 3 8 और 1 9, 3 से जाएगा 3 5 15,
51, है ना, 17 तिया 51, 3 17, मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3√34। बस हमने वही किया, दिस इज 35 अपॉन में 3√30 और दिस विल बी द डिस्टेंस, 35 अपॉन में 3√34। Charlie will be the answer. एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर, बार आले पे सूटर बैठे भीतर ले बैठा यार। अरे जिंदगी कटे बोझ में, मारी मौज में कटरी से, तू फोन पे गुंडा पाके था अब सामी आते। ये वाला लाइन नहीं बोल सकते ना, कैमरा के सामने है। पोल मार्क करते हैं, पोल नहीं मार्क हुआ क्या? लो भाई तुम्हारा पोल, यार तुम लोग रोने लगते हो पोल के लिए, लो मार्क कर दो। अरे पढ़ भी लो भाई तुम लोग, पढ़ भी लो, खाली गाने ही गवाए जा रहे हैं, पढ़ाई भी कर लो थोड़ा यार। गाना वाना चलता रहेगा। देहरादून कब आ रहे हैं बाबू? देखो यार, मैं आना तो चाहता हूँ तुम लोगों से मिलने, आई वुड लव टू मीट यू ऑल। जो बच्चे लखनऊ सेंटर पे हैं, देहरादून सेंटर पे, सीकर सेंटर पे, या कहीं भी है, मैं मेरा तो मंजिल तो मैं सबसे मिलूंगा, लेकिन सेंटर वालों से मिलना इज क्वाइट ईजी, सेंटर पहुंच जाओ मिल लेंगे। बट वही बात है ना कि थोड़ा सा वर्कलोड चल रहा है अभी, हफ्ते में 6 दिन क्लास चल रही है, जरूरत पड़ने पर संडे को भी क्लासेस चल रही हैं, रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं। अभी आपका वो आने वाला, शक्ति बैच आने वाला है। मिलने तो आना चाहता हूं बट मैं आ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि वहां पे ना स्टूडियोज अवेलेबल नहीं है। अगर उस सेंटर पे स्टूडियो अवेलेबल रहता तो मैं आ जाता, स्टूडियो से क्लासेस ले लेता, तुम लोगों से मिल लेता। टीम अगर चाहेगी तो जरूर आऊंगा मैं, टीम पे डिपेंड करता ना। The equation of a straight line passing through the point this and which cuts off an intercept √2 unit between the line this and this। अब ये बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, और अब गौर फरमाएं तो बोला गया है क्या, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस विच कट्स ऑफ √2 बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। अब अगर ध्यान से देखें तो आपको क्या पता चला कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ये पता चल रहा है क्या कि x + y + 1 और x + y - 1, ये दोनों लाइंस क्या है मेरे भाई, पैरेलल है। इट इज वेरी क्लियर। तो कहा जा रहा है कि एक लाइन मान लीजिए यहां से जा रही है x + y = 1, और एक लाइन इसके नीचे जा रही है, पैरेलल है ना, एक यहां से जा रही है। इस लाइन की इक्वेशन है x + y + 1 = 0 एंड दिस इज x + y - 1 = 0। और कोई एक रैंडम लाइन है, कोई एक रैंडम लाइन है जो कैसे भी जा रही है, लेकिन इसके बीच में जितनी वो आ रही है ना, उसका लेंथ कितना है, √2 यूनिट है। एक बार इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालें क्या? एक बार इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस। ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन द गिवन लाइन, बिटवीन द गिवन लाइंस कैसे निकालेगा? वही C1 - C2 वाला काम करेंगे। 1 माइनस अगर करा तो 1 + 1 अपॉन में √1 + 1, यानी कि डिस्टेंस हो जाएगा √2 के बराबर। ओहो, कहने का औचित्य यह है कि जो इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है बबुआ, √2 यूनिट के बराबर है। और जब भी अगर डिस्टेंस आप नाप रहे हैं, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप नापते हैं, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होता है। ये लाइन जो जा रही है वो परपेंडिकुलर है। अच्छा, जो रैंडम लाइन गुजरी है इनको कट करके, जो रैंडम लाइन ये जा रही थी इनको कट करके, ऐसे करके, उसका इंटरसेप्ट भी कितना दिया है, मतलब वो इन दोनों के बीच में कितनी बच रही है, वो बच रही है √2 यूनिट के बराबर। यही बोला गया है ना, √2 यूनिट के बराबर बच रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो वो लाइन है ना, इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। इनडायरेक्टली यही बोला गया था कि जो वो लाइन है इन दोनों पे परपेंडिकुलर है,
और अगर कोई भी लाइन किसी दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर हो गई तो उसका इक्वेशन निकालना तो हमें अच्छे से आता है। कैसे निकाल लेंगे इक्वेशन? आप फटाक से बोलेंगे कि भैया ये तो बहुत आसान है, एक्स वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कीजिए, दोनों का 1 ही था तो ये एक्स वाई ही रह जाएंगे, फर्क कहां पड़ेगा, बीच में से प्लस चेंज होकर माइनस हो जाएगा, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये पॉइंट है कहां से पास कर रहा है, ये जो लाइन है इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है, तो हमने क्या बोला कि -5 + 4 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, सॉरी -5 - 4 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 9। इसका मतलब इसका एक्चुअल इक्वेशन क्या आया है, x - y + 9 इज इक्वल टू 0। x - y + 9 इज इक्वल टू 0 कहां है, यहां है। दिस विल बी द आंसर। वेरी इजी, वेरी इजी। चलिए मार्क कर दीजिए फटाफट से, डू इट फास्ट। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा। अब जरा बात करते हैं कोलिनियरिटी के। अब जरा कोलिनियरिटी के बारे में बात करते हैं। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब होता है जब कोई 3 पॉइंट एक लाइन पे लाई करते हैं। कोलिनियर का हिंदी बताऊं क्या होता है? गूगल बाबा, हे सिरी, व्हाट इज द हिंदी ऑफ कोलिनियर? अरे आई कांट ट्रांसलेट इनटू हिंदी। काहे के लिए किडनी बेच के फोन लिए थे जब तुमसे एक काम नहीं हो सकता? हे सिरी, हे सिरी, कैन यू अंडरस्टैंड हिंदी? हे सिरी, कैन यू अंडरस्टैंड हिंदी? तुम किसी काम के नहीं हो सिरी, छोड़ो तुम। हिंदी ऑफ कोलिनियर, समरेख, समरेख। हाँ, कोलिनियर का मतलब होता है समरेख, ठीक है, सम रेख, ठीक है। बेसिकली कहने का औचित्य यह है कि अगर ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है, एक कोई पॉइंट है, मान लीजिए एक कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है क्या, x1 y1, एक कोई पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट है क्या, x2 y2, और एक कोई पॉइंट है क्या R जिसका कोऑर्डिनेट है x3 y3, ठीक है, x3 y3। अगर ये कोलिनियर होंगी तो कोलिनियरिटी चेक करने के मल्टीपल तरीके हैं, है ना। कोलिनियरिटी चेक करने के मल्टीपल तरीके हैं। कौन कौन सा तरीका है देखिएगा। इफ पी क्यू आर आर कोलिनियर, इफ पी क्यू आर आर कोलिनियर, देन इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करवा लीजिएगा। पहला क्या, पी क्यू प्लस क्यू आर की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, पी आर के बराबर हो सकती है। आपका मन ये कर लीजिएगा। दूसरा तरीका जो है, स्लोप ऑफ पी क्यू जो है, दिस शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर एंड दिस शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ पी आर। तीसरा तरीका जो है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना आपको आता ही है, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है, किडनी बेच के जूठा सेब लिए थे, हाँ, दोस्त का किडनी बेच के अपना काहे के लिए बेचेंगे। दोस्त था हमसे बहुत बढ़िया, दोस्ती थी बेचारे की,
एक दिन बोले कि भाई मेरे लिए एक काम नहीं कर सकते हो? तो बोला अरे कैसी बात दोस्ती में अगर इतना समय बताओ। मैं कि एक चीज चाहिए। बोलता क्या चाहिए? बोला तुम्हारी किडनी चाहिए। बोलता किडनी चाहिए? उन्हें हाँ हमको लेना है आईफोन, आगे हमको बनाना है रील इंस्टाग्राम पर। बेचारे किडनी बेचती है। कभी कभी याद आती है अपने दोस्त की। बाद में पता चला कि एक ही को किडनी था उसमें। पता नहीं कहा है, जब हम किडनी निकलवाने के लिए उसको उसके मुंह पे से कपड़ा सटा दिए, बेहोश हो गया, और जैसे होश में आया आधे किडनी निकालने के बीच में हमको गरिया रहा था। पता नहीं, बाद में हमको रियलाइज हुआ कि अच्छा हम तो जबरदस्ती किडनी निकाल लिया उसको, उसका मन वन था नहीं। यार अब तो जो हो गया हो गया। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? 0 होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? 0 होगा, है ना। x1 y1 x2 y2 x3 y3। एग्जामिनर ने पहले ही बोल दिया है क्या कि ये कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है तो इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 होगा, है ना। तो हमने वही किया, हाफ x1 माइनस x3, 6 माइनस माइनस 6 अगर करेंगे तो क्या बन जाएगा? 12। y1 माइनस y3, 9 माइनस x2 माइनस x3, 0 माइनस माइनस 6 अगर करेंगे तो प्लस का 6 बन जाएगा। 1 माइनस के, दिस इज इक्वल टू 0। यहां से अपन ये भी बोल सकते हैं कि 12 इंटू 1 माइनस के माइनस माइनस 6 इंटू 9 माइनस के की जो वैल्यू है वो क्या है? 0 के बराबर। मतलब 12 माइनस 12 के इज इक्वल टू माइनस का 6 9 54 प्लस का 6 के, दिस इज इक्वल टू 0। माइनस 12 के प्लस 6 के यानी कि माइनस का 6 के, 12 में से 54 गया तो माइनस का 42, दिस इज इक्वल टू 0। माइनस 6 के इज इक्वल टू 42, के इज इक्वल टू माइनस, दिस विल बी द आंसर। कैलकुलेशन मिस्टेक करके अल्फा मत मार्क कर देना बाबू, ब्रावो होगा। अल्फा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया। अगर दिए होते तुमको बोल दो, तुम गड़बड़ कर दिए होते, नेगेटिव आ रहा है, तुम सब लोग 7 7 7 7 अल्फा अल्फा कर रहे हो, है? ब्रावो विल बी द आंसर मार्क कर दिया है भाई सबने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द पॉइंट दिस इज द कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ के। अब ये ट्राई कर लेना, दिस विल बी योर एच डब्ल्यू। अगर ये कोलिनियर है तो ट्राई कर लेना इसको, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन की बात करते हैं। देखिए अगर आपसे सिंपली पूछ दे कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, अगर आपसे सिंपली पूछ दे कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। या फिर अगर आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल दे तब भी आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपसे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम अ लाइन बोले या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोले, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोले या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले, आप क्या करेंगे? सेम फॉर्मूला ही यूज करेंगे। यू विल यूज दिस सेम फॉर्मूला, है ना। क्या करना है आपको? ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास कोई लाइन है, मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और कोई पॉइंट है आपके पास P
जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा। आपसे क्या बोला जा रहा है, इस पॉइंट P का डिस्टेंस इस लाइन से बताइए, पॉइंट P का डिस्टेंस इस लाइन से बताइए। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना मेरे भाई, फॉर्मूला ये लगा देना है क्या कि D इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी अपॉन में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस विल गिव यू द डिस्टेंस लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस विल गिव यू द डिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम द लाइन। ठीक है, ठीक है, वेरी इजी। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन मेजर्ड, ये तो थोड़ा अलग हो गया, इसको बाद में करेंगे। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट दिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस इज √5r। जरा बताओ, इसको तुम ट्राई करो। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज √5, ऐसे सवालों को कैसे करते हैं? आप ऑप्शन के माध्यम से ही करते हैं। क्या बोला गया है कि एक कोई पॉइंट है, बोला गया है कि एक कोई पॉइंट है जो कहां लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है ना, उसका डिस्टेंस इस लाइन से कितना है, √5 के बराबर है। उसका कोऑर्डिनेट क्या है, जरा बताइए। हम जरा चेक करते हैं कि इनमें से कौन कौन सा पॉइंट, इनमें से कौन कौन सा पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट को, इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। बेसिकली हमने वही किया, इसको उठाया, -6 और 9 को अगर यहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 + 9 + 3। क्या यह सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, एलिमिनेटेड। इसको पुट करके देखें तो -9 + 6 + 3, -6 + 6 सेटिस्फाई तो करा। अब ये सेटिस्फाई तो कर गया, मतलब ये पॉइंट जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है, ये तो क्लियर है ना? ये पॉइंट जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है, दैट इज वेरी क्लियर। एक बारी जरा हम चेक करते हैं कि क्या इसका डिस्टेंस यहां से √5 यूनिट के बराबर है। हमने बोला ठीक है, चेक करते हैं। एक्स की जगह हमने डाला -9, वाई की जगह हमने डाला 6, तो 6 दूनी 12 + 2 अपॉन में रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 12 2 14, 14 में से 9 गया, 5 अपॉन में √5। इससे कट कुटा के डिस्टेंस कितना आया, √5 यूनिट के बराबर आया। मतलब ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट जो है इनको सेटिस्फाई कर रहा है। हेंस और आंसर इज चार्ली। मार्क कर दो फटाफट से आंसर, तो डू इट फास्ट। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता, हवा के तरह चलती है तू, मैं रेत जैसे उड़ता हूं। तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजर अच्छा सुनो 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 बाबू, अब इसके बाद की जो चीज है ना वो 15-20 मिनट या उसके आसपास की होगी, लेकिन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कराना है। तो मैं एक काम करूंगा, कल देखूंगा, अगर कल मुझे एक्स्ट्रा लेक्चर मिल गया तो वो एक्स्ट्रा लेक्चर करके दे दूंगा। ध्यान से सुनिए, उस एक्स्ट्रा लेक्चर में ये सारी चीजें कवर कर दूंगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर से लेकर के क्वाड्रिलेटरल और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसमें ही कवर कर दूंगा इसको। ठीक है, आज की सभा हम यहीं पे समाप्त करेंगे, आज की सभा हम यहीं पे समाप्त करेंगे। रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो है, जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड क्वाड्रिलेटरल है, वो अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा लेक्चर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। THANKYO, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विद मी। हम मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में। तब तक के लिए जहां हो, हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री, अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव faith in yourself. You all are going to make it this time, and is waiting for you, and we are also waiting to see you all in uniform. तब तक के लिए जय हिंद।